हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, मैं लेकर आया हूं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कितनी अच्छी आपकी मार्किंग आ सकती है ये आपने सोचा रहा होगा। आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो समझ लीजिएगा कि कंपनी लॉ में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपके पहुंच से बाहर होगा, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली जो सिलेबस दिए हुए हैं वो अंग्रेजी में दिए हुए हैं, लेकिन ये पूरी वीडियो आपको हिंदी लैंग्वेज में बनी हुई है, बहुत सारा लैंग्वेज में बनी हुई है और आपकी अपनी लैंग्वेज में बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसको किस तरह से आप तैयार करें, और जो मैं आज बता रहा हूं वही एग्जाम में मिलेगा। अगर ये एग्जाम में ना मिले तो समझ लो भाई हमारा चैनल देखना बंद कर देना, और अगर वही सब मिले तो भैया एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई कंपनी लॉ को हिंदी में हम कंपनी अधिनियम भी कहते हैं। क्या होता है कंपनी लॉ, क्या होता है कंपनी अधिनियम? देखिए, कंपनी अधिनियम वो कानून है, वो नियम है, वो तरीके हैं जिनके आधार पर कंपनियों को सही से बना करके और उनको एक मानव हित में कहें या समाज हित में अच्छे से चलाया जाता है और उनसे लाभ कमाया जाता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं सबका कल्याण किया जाता है। ऐसे नियमों के लिए ही हम क्या कहते हैं? कंपनी अधिनियम कहते हैं। यानी कंपनी अधिनियम कंपनी को चलाने के लिए, यानी बनाने से लेकर के और समापन तक की सारी क्रियाकलापों को निर्धारित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कंपनी अधिनियम कहते हैं, या अंग्रेजी में कंपनी लॉ कहते हैं। और कंपनी लॉ का जो सिलेबस है वो आपके 5 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी यूनिट? फर्स्ट यूनिट। भाई फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो आपने सिलेबस, मोस्टली जो बच्चों को सिलेबस मिलता है वो यार अंग्रेजी में मिलता है, और अंग्रेजी की बहुत सारी बातें बच्चों के समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो है हिंदी। ठीक है, और हमारे यहाँ से सारे नोट्स हैं और जो वीडियोज़ हैं भाई हिंदी में ही दिए जाते हैं। और DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है बनारस में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया है। DU से बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया है, और यूपी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ बच्चे जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वास्तव में बहुत रोचक सब्जेक्ट बन चुका है, जिसका नाम है कंपनी लॉ। तो भाई कंपनी लॉ में पहले नंबर पे जो हम बात करते हैं वो करते हैं कंपनी के परिचय का। किसका? कंपनी के परिचय का। ठीक, अब भाई कंपनी का परिचय कह लें या कंपनी का अर्थ, परिभाषा या महत्व, ठीक, कार्य, इन सब की हम बात कर लें। ये सब बात एक में ही करके आती है। और पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कंपनी से आप क्या समझते हो। कंपनी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके कार्यों को लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, और पहला लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली यही रखा हुआ मिलेगा आपको भी इस बार। ओके, तो चैप्टर का नाम कंपनी का परिचय जरूर होता है, लेकिन ये तैयारी कीजिएगा। ओके, और इन सब की वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, और अगर प्राइवेट वीडियोस लेना है तब तो आपके लिए आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। चलिए, सेकंड नंबर पे जो आपका सिलेबस है उसमें ट्रिब्यूनल को रखा हुआ है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल जो होता है उसको हिंदी में तो अधिकरण कहते हैं। मतलब एक संस्था होती है जो कंपनियों को पूरा रेगुलेट करती है, उनकी समस्याओं को देखती है, उनके लिए नियम बनाती है, उनके बिजनेस करने के लिए अथॉरिटी देती है। वो ऐसी संस्था को हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसको हम अधिकरण कहते हैं। और कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो भी ट्रिब्यूनल के अनुसार ही होता है, और अगर समापन भी होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो वो भी ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, यानी ट्रिब्यूनल देखेगा कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं तभी वो करेगा, अन्यथा डिसीजन नहीं लेगा। उसमें प्रशासनिक लोग बैठे हुए होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड नंबर पे जो हम बात करेंगे वो करेंगे ट्रिब्यूनल की और प्रशासन की। ठीक है, प्रशासन का मतलब है कि कंपनी से ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, कंपनी अगर कोई घोटाला करती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए जो लोग तैयार होते हैं वो सब ट्रिब्यूनल में आते हैं। तो यहां से मैं बताऊं लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना बेटा नहीं होती है ट्रिब्यूनल के। कभी कभी आ जाते हैं कि ट्रिब्यूनल के कौन कौन से कर्तव्य हैं, कार्य हैं, दायित्व हैं, ये सब चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। तीसरे नंबर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। तीसरा और चौथा जो चैप्टर्स दिए हुए होते हैं वो आपके सिलेबस में मोस्टली दिए हुए होते हैं कंपनियों के प्रकार पे। और उसमें भी बता दूं सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां पर जो आता है वो आता है कंपनियों के प्रकार। अंग्रेजी में तो होगा टाइप्स ऑफ कंपनीज या फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों के प्रकार। ठीक, और यहाँ पर भी जो होता है चौथे नंबर पे होते हैं। ये भी सेम यही चैप्टर मिलता जुलता है, कंपनियों प्रकार, लेकिन यहाँ पर जो कंपनियाँ आती हैं वो आती हैं पंजीकृत कंपनी, पंजीकरण कंपनी,
ठीक है, और पब्लिक कंपनी, ठीक, और प्राइवेट कंपनी, ये सब चीजें आती हैं। और जो अगला चैप्टर है इसमें जो कंपनियों के बारे में दिया हुआ है उनमें वो कंपनियों के बारे में दिया है जो ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी हैं, सूत्रधारी कंपनी, यानी वे कंपनियां जो दूसरी कंपनियों के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लेती हैं, सूत्रधारी कंपनियां हैं, सहायक कंपनियां हैं, ठीक है, विदेशी कंपनी है, ठीक, विदेशी कंपनी, ठीक, इन सब कंपनियों का पूरा विवरण है। लेकिन बेटा पूरी कंपनियों के प्रकार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक निजी कंपनी और दूसरी सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। और यही आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनमें डिफरेंस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला आता है, वो चैप्टर के रूप में आता है, वो आता है कंपनियों का निर्माण, कंपनियों का समामेलन, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के नाम से ये चैप्टर बनते हैं। और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इन तीन में से दो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। और पहली यूनिट सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी मैं बता दूं कि पहली यूनिट है वो सबसे बड़ी यूनिट है, बाकी जो यूनिटें हैं वो छोटी छोटी हैं। तो आप सोचो कि एक यूनिट से इतना रख देंगे, बिल्कुल रख देते हैं, ठीक है, 100% रख देते हैं। अब इन्हीं से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा, कंपनी ला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो मिल जाएंगे, ठीक। अब हम अगली बात करते हैं कि जब आप चलेंगे यूनिट सेकंड के लिए, किसमें, सेकंड यूनिट के लिए, और जब जैसे ही सेकंड यूनिट में पहुंचेंगे तो सेकंड यूनिट में सबसे पहले होता है MOA, ठीक है, MOA। इसका M का मतलब है मेमोरेंडम, O का मतलब ऑफ, A का मतलब एसोसिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पार्षद सीमा नियम। ये क्या होता है, इसे कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। पार्षद सीमा नियम का ये मतलब होता है, ये पहली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है, कंपनी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसमें कंपनी से संबंधित सारी शक्तियां, सारी पावर्स, उनका फॉर्मेशन, उनके मतलब राइट्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता तो है लेकिन बहुत कम चांसेस हम मानते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से लगभग में बन जाता है। और कभी कभी यहां से 30% लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रलेख होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी की ताकतों का वर्णन होता है। सीमा नियम कंपनी की सीमाओं को बांधता है कि कंपनी कहां कहां तक ये वर्क कर सकती है, कौन कौन से राइट्स हैं कंपनी के, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA, ठीक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं पार्षद अंतर्नियम, ठीक है, पार्षद अंतर्नियम जब भी अगर आता है तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। कभी कभी इन दोनों में अंतर, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे नंबर पे जब आप आओगे तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस आता है, पूछता है क्या होता है प्रोस्पेक्टस। देखो जिसे हम कहते हैं विवरण पत्रिका, किसकी, कंपनी की विवरण पत्रिका भी इसके लिए कहते हैं, प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी कंपनी का विवरण लिखा हुआ होता है कि कंपनी क्या है, उसका नाम क्या है, उसका स्थान क्या है, कितने मेंबर्स हैं, क्या कंपनी के उद्देश्य हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, किसमें, प्रोस्पेक्टस। और इसी में एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा हुआ होता है प्रोस्पेक्टस में ही। और उसी एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर शेयर परचेज करना चाहता है तो प्रोस्पेक्टस उसको मिलता है, उसमें सारा वर्णन होता है, उसी में फॉर्म होता है। चौथे नंबर पे कंपनी के शेयर्स के बारे में दिया हुआ होता है। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के क्या, अंश। और अंश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतांश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। क्या होते हैं समतांश और क्या होते हैं पूर्वाधिकार अंश। समतांश वो अंश होते हैं, पहली बात तो अंश बता दूं क्या है, किसी भी कंपनी में इतनी सब पूंजी लगी हुई है। अब जब इस पूंजी के लिए क्या किया करेगी कंपनी, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड इसलिए करेगी जिससे गरीब से गरीब जनता वो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए ये कंपनी का एक छोटा सा पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं।
तो शेयर का मतलब क्या होता है? अंश या हिस्सा, और हिस्सा का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम कंपनी के मालिक बनेंगे, तो वो परचेज करते हैं कौन से? समतांश। और जो कहते हैं नहीं हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, कंपनी डूबती है तो सबसे पहले पैसा चाहिए, वो लेते हैं प्रीफरेंस शेयर। इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, समतांश में और पूर्वाधिकार अंश में। पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से पूरा डिफाइन है। नोट्स तो इन सभी के हिंदी में बड़े सॉलिड बने हुए हैं, इतने सरल हैं, बहुत लोगों ने परचेज भी किए हैं और जो क्लासेस हैं वो भी परचेज की हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भी परचेज करें, आपकी अगर नीड है तो बात अलग है। लेकिन मेरे समझाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ कहीं पर भी सहारा ले रहे हो, तो वहाँ पर इन सबका एक सॉलिड मैटर आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, 10 जगह पर अगर यूट्यूब पे देखोगे बात नहीं बन पाएगी। अगर वही चीज अगर आज पढ़ा, वही बीच में पढ़ लिया और एग्जाम देने जा रहे हैं सेम वही मैटर मिलता है, तो वो माइंड में एकदम सेट हो जाता है। तो यहाँ तक ये 2 यूनिट हैं हमारी जो पूरी होती हैं। चलिए अगली यूनिट जो हमारी थर्ड है, बहुत छोटी सी यूनिट है और उसमें कंपनी का मैनेजमेंट आपके लिए सीखना होता है, जिसमें कंपनी के संचालक हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स के अलावा जो प्रोमोटर्स हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, इन सब के बारे में थर्ड यूनिट में बात होती है। और जो थर्ड यूनिट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, कौन सी? थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट से आपको सिर्फ तैयार यही करना है, हिंदी में अगर हम बोले तो, कि कंपनी के प्रबंध से आप क्या समझते हो, और इसमें कुप्रबंध भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट जिसे कहते हैं, ठीक। तो जो थर्ड यूनिट है उसमें कंपनी का पूरा मैनेजमेंट के बारे में पूरा दिया हुआ है, और जिसमें डायरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, प्रोमोटर्स के बारे में, ठीक, और मेंबर्स के बारे में, ठीक, इन तीनों के बारे में, इनके कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, इन सब का पूरा आपके लिए यहां पर पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टर्स वाला, ठीक, कि डायरेक्टर जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर को हिंदी में कहते हैं संचालक। संचालक किसे कहते हैं? कंपनी अपने जितने भी कार्य है वो जिस व्यक्ति से कराती है उसको हम संचालक कहते हैं। संचालक का मतलब होता है संचालन करने वाला, और संचालन करने वाले का मतलब है कि वो व्यक्ति जो जिम्मेदारी को निभाते हुए आवश्यकताओं का अनुमान लगा करके उनको पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स कहते हैं। ओके, तो चलिए ये मैनेजमेंट का पूरा यूनिट हो गया। अगला जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट हम जिसको बोलते हैं, फोर्थ यूनिट में बेटा आपके लिए सिर्फ एक ही चीज, और वो भी कंपनी की सभाएं, जिसको अंग्रेजी में हम कंपनी की मीटिंग्स कहते हैं, ठीक है, ये तैयार करना है। देखो हमारा तो पूरा सिलेबस रटा हुआ है, और उम्मीद मान के चलो कि एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां दोनों जगह से बन जाता है, ठीक है। तो कंपनी की सभाओं से, जिसे अंग्रेजी में तो मीटिंग कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? सभा, ठीक। तो सभाएं होती हैं, ठीक है। और किस किस की सभाएं होती हैं? देखिए डायरेक्टर्स की सभाएं होती हैं, संचालकों की सभाएं जिसको हम बोलते हैं, सदस्यों की सभाएं होती हैं, और इसके साथ साथ में लेनदारों की सभाएं होती हैं, ठीक है, अंशधारियों की सभाएं होती हैं, ठीक। तो 4 तो ये मेन हो गए, और 5वीं होती है आकस्मिक सभा, जिसको अचानक बुलाया जाता है, और 6ठी होती है वार्षिक सभा, जो हर वर्ष के अंत में एक बार बुलाना अनिवार्य होता है। उससे संबंधित बहुत जल्दी लॉन्ग क्वेश्चन एक आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप तैयार करेंगे। और फिर अगला जो हमारा 5th यूनिट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। यहां से तो यही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैटर बहुत ज्यादा दिया हुआ है सिलेबस में। अगर बुक्स लोगे तो दिमाग आउट हो जाएगा। हाँ, नोट्स अगर किसी टीचर ने आपको प्रोवाइड किए होंगे तो वो तो पूरे सॉलिड होंगे, कूड़ा कचड़ा उनमें भरा हुआ नहीं होगा। तो इतनी सारी बुक्स को देख करके माइंड जहां डिस्टर्ब होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद में रिलैक्स जरूर होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि कुछ अच्छा लगा या ना लगा। मैं जितना बोल रहा हूं इसके अलावा आप कुछ तैयार मत कीजिए। यही सारी वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ओके, 100% पूछी जाती हैं, ठीक। और ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर 1-2 यार मेरा बिना बताया हुआ, पहली बात तो आता ही नहीं है, एक भी नहीं आता, अथवा वाला भी आपका पड़ा हुआ होगा। इसके बाद में जो अगली यूनिट होती है उस वाले में
आपके लिए जो मिलता है वो मिलता है लाभांश के बारे में, यानी जो अंग्रेजी में कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? लाभांश। कंपनी ने जितना भी मुनाफा कमाया, जितना भी प्रॉफिट हुआ, कंपनी क्या करती है उस प्रॉफिट को दो जगह ट्रांसफर करती है। एक तो अपनी जो रिजर्व्स होती हैं उनमें थोड़ा सा भेज देती है, और शेष जो प्रॉफिट है वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो प्रत्येक मेंबर को लाभ में मिलने वाले हिस्से को ही हम लाभांश कहते हैं। तो लाभांश क्या है? कंपनी द्वारा कमाया गया धन का वह हिस्सा जो अंशधारियों के लिए वितरित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक, डिविडेंड कितने प्रकार का होता है ये भी यहीं पर पढ़ना होता है। ओके, चलिए आगे है। अब इसी यूनिट में कंपनी का ऑडिट। ऑडिट किसे कहते हैं? कंपनी सही से वर्क कर रही नहीं कर रही, इसकी गहन रूप से जांच पड़ताल करना, डीपली समझना, क्या कहलाता है? ऑडिट कहलाता है। और ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर। तो ऑडिटर के जो कर्तव्य हैं वो सब भी आपको ये तैयार करना है। इसके बाद में अगला आता है कंपनी का समापन। बस यहीं पर कंपनी का समापन, जिसे हम बाइंडिंग अप कहते हैं। ठीक है, WINDING, बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का समापन किस तरह से होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइंडिंग अप कंपनी। कंपनी का समापन किसे कहते हैं? कंपनी का समापन वह स्थिति होती है जिसमें कंपनी की सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है, जितना भी धन मिलता है उससे लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है, सारी लायबिलिटीज का पे कर दिया जाता है, जो कुछ बचता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट बराबर बराबर कर दिया जाता है। बराबर बराबर का मतलब उन्होंने जितने अंश जिसने परचेज कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग टू, उसी के रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं कंपनी का समापन। ठीक, यानी इसमें कंपनी को बंद कर दिया जाता है, उस नाम से फिर कोई कारोबार नहीं होता है। इसे हम कंपनी का क्या कहते हैं? समापन कहते हैं। अब कंपनी के समापन की विधियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐच्छिक समापन, जिसको कंपनी अपनी इच्छा अनुसार समाप्त करती है। दूसरा जो होता है ट्रिब्यूनल द्वारा समापन। ट्रिब्यूनल का जो सबसे ऊपर यहाँ पर नहीं लिखा है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि जो शुरू में हमने पढ़ाया था, जिसको हम एक प्रकार से अधिकरण हिंदी में कहते हैं। अधिकरण यानी एक ऐसी संस्था जो कंपनियों को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो उसी संस्था के द्वारा कंपनी का समापन हो सकता है। अगर कंपनी का समापन सही है, हित में है, जनता के शेयर होल्डर्स के हित में है, या जिन लोगों का पैसा कंपनी पे आ रहा है क्रेडिटर्स के हित में है, तो ट्रिब्यूनल जो है अलाउ कर देगा कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। इसको न्यायालय द्वारा समापन भी कह सकते हैं। ठीक, और तीसरा होता है लेनदारों द्वारा समापन। ठीक, सदस्यों द्वारा समापन। तो ये 3-4 प्रकार हैं समापन के। तो इस तरह से जितना मैंने बोला है ये सब आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो हम ऑफिस का नंबर दे देते हैं 9719811101। बहुत ही कम फीस में इन सभी के नोट्स और जो क्लासेस हैं दोनों आपके लिए मिल जाएंगे, एक बुक की कीमत में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सही से तैयारी नहीं हो पा रही हो, बहुत लोगों ने लिया तो आप लोग ले सकते हो। अगर इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो देन कीजिए। एग्जाम में आना यही सब है जो मैंने अभी बताया है, और इसी का मेन पार्ट आपको सीखना है, अंदर बहुत ज़्यादा घुस करके नहीं देखना है। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।